डॉक्टर मोहन यादव, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़े मॉडल हैं। दो कारण मैं बताता हूं कि चुनावों के बाद हमने देखा कि किस तरीके से आउट ऑफ सिलेबस आके मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। आउट ऑफ सिलेबस जब सवाल आता है तो हम सबको परेशानी होती है, और तो कैसे आउट ऑफ सिलेबस आए तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आदमी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दूसरा, अगर आप बैक बेंचर हैं तो भी मुश्किल बात नहीं है। जब फोटो आई थी तीसरे लाइन में खड़े थे पीछे और फिर सबसे आगे आए और आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री की तरह बैठे हैं। तो और तीसरी बात है, बहुत गौर करने वाली बात है आप सब बच्चों के लिए। आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी कितना पढ़े हुए हैं? आप गिनते जाइए। उन्होंने बीएससी किया है, 10th 12th तो किया ही है, आप सब 12th पास आउट बैठे हैं। बीएससी किया है, उसके बाद एलएलबी किया है, फिर उसके बाद एमए किया है, फिर उसके बाद एमबीए किया है और उसके बाद पीएचडी किया है। सर, इतनी डिग्री लेने के बाद क्या आदमी मुख्यमंत्री बनता है कि कुछ और भी बन सकता है? पहले तो आपने प्रश्न का शुरुआत ही गलत की है। मैं थोड़ा सुधारना चाहूँगा जी। आप बताइए 12th के बाद डिग्री होती कि नहीं होती है? तो मूलतः मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन रहा, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण के बाद एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा। पहले राज्य मंत्री का दर्जा था, फिर कैबिनेट का दर्जा था, फिर विधायक बना, फिर उच्च शिक्षा मंत्री बना। अब इसके बाद क्या बचता? मुख्यमंत्री तो होता ही, तो सिलेबस के बाहर कैसा होगा? मुझे मालूम है आजकल ऐसा भी होने लगा है कि चयन परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने वाले भी गलती करते, तो आपकी गलती पकड़ी गई। हमने तो सही किया है। देखिए, यही होता है कि एक ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे आदमी कैसे आपको करेक्ट कर सकते हैं, तो आपके शिक्षक इसी तरीके से होने चाहिए। मैं आपकी एक जानकारी और देना चाहूँगा। मुझे मेरिट वालों के बीच में बोलने का अपने मौका दिया, तो संयोग ऐसा है, मेरे अपने गुरुजन मेरे पॉलिटिकल साइंस से जब मैं एमए कर रहा था, तो मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहली बार इस रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। तो हम जैसे पढ़ाई कर रहे सर के पास तैयारी करके जाते थे, तो मेरे साथ मेरे दो मित्र और थे, एक रवि सोलंकी और एक और मित्र था। तो इनसे तो ये सर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे से जरूर बोलते थे कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन आना। तो मैंने क्यों सर? बोले किसी मेरिट वाले का हक मरेगा, तुम 4 करके आना तो तुम्हारा हिसाब चूकता हो जाएगा। ये उनका बड़प्पन है, परमात्मा की कृपा है कि हम जब आंसर देते हैं तो आंसर बाकी मित्रगण भी लिखते होंगे, सब मेरे मेरिट वालों को बधाई। लेकिन ये मुझे लगा कि संयोग ऐसा है कि जरूर बता देना चाहिए। इसको बताने के भी 2 कारण हैं। एक मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि आपने जो प्रश्न की शुरुआत गलत की तो आपको बाउंसर झेलना पड़ेंगे मेरे भी। मैं तैयार हूँ। आमतौर पे नेता के बारे में माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने वाले मामले में पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और उसी आधार पे बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये जो बात कही है पढ़ने की, लेकिन इस पढ़ने के साथ दूसरी बात भी जुड़ी है कि जब पीएचडी का सब्जेक्ट भी मैंने लिया तो भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के आधार पर मैंने अपनी बात कही है। जिस पीएचडी के बारे में लोग कहते कापी हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, लेकिन मैंने अपनी लाइन में, चूंकि मेरे से आधी रात में भी कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। कुल मिलाकर के पढ़ने का जो महत्व है हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, और इसकी ना उम्र होती है ना सीमा होती। आप किसी उम्र में पढ़ो, मैं सभी बच्चों के साथ कहना चाहता हूँ, आप अलग अलग जो भी काम करते जाओ, लेकिन पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई हमेशा चलते रहना चाहिए। कई बार मेरी डिग्री गिन के लोग बोलते आते हैं कि अब फिर आप पढ़ने के अलावा कुछ काम करा कि नहीं करा। मैंने कहा नहीं, काम भी करता रहा, पढ़ता भी रहा। मैं अपने जीवन में सदैव, मैंने होटल चलाई, उस समय बीएससी की है। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो खाने की होटल चलाई, तब मेरी लॉ हो रही थी। फिर जब मैं एमपी टूरिज्म के अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन बना, तब मैंने एमए किया। फिर बाद में पीएचडी की है, एमबीबीएस तो मैंने
फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था। हाँ, एमबीबीएस भी आपने बीच में, हाँ ये भी बीच में रहेगा कि एमबीबीएस भी करना चाहते थे, वो छोड़ के फिर उन्होंने आपने पीएचडी किया उसके बाद। नहीं, मेरे पीएचडी नहीं किया। क्या होता है, मैं अभी हाल बच्चों से पूछ भी रहा था कि जैसे टॉपर बेटी थी मिश्रा, हमने कहा कि बेटी क्या बनोगी, बोले मैं आईएएस बनूंगी। संयोग ऐसा है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, बाकी को भी मिलेगा। जैसे हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या इस टाइप के वरिष्ठ अधिकारी की कल्पना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर छिपा हुआ है। एक डिग्री के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद, अब इसके बाद हमारा जीवन आनंद में बीतेगा। मैं माफ करना, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक ठहराव है। जिंदगी का मजा तो ये है कि हमारे आदर्श है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने 1923 में आईसीएस पास कर ली, जो पूरे एशिया में उनकी मेरिट लगी थी, और लात मार के फेंक दी डिग्री को कि मेरा अपना जीवन देश के लिए रहेगा। हम उस देश के वासी हैं, हम उनको आदर्श मानेंगे। डिग्री हासिल कर ली, डिग्री के आधार पर पढ़ाई हासिल कर ली, लेकिन असली जिंदगी का इम्तिहान तो ये कि जो काम मिलेगा मैं दमदारी से करूंगा, डंके की चोट करूंगा और सही करूंगा। मैं अपने मेरे किए काम को दुनिया फॉलो करेगी, इसका आनंद आएगा। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के उनके टीचर उनको बताते थे कि क्या करना है। सौभाग्य की बात है कि जो उनके टीचर हैं वो हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, हमारे बीच उन्हें में बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था सर आने वाले हैं। मुझे इस बात का आनंद है। गोपाल शर्मा जी इन्हीं के सानिध्य में पीएचडी भी किए। तो सर ये किस तरीके के छात्र थे? आप शैतानी टर्न हो जाएगा मेरे को, मेरे अंदर की बात है। शैतानी करते थे कि एक्चुअली इत्तेफाक की बात यह है कि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस केवल प्राइवेट किया है, क्योंकि पीएचडी करना थी, लक्ष्य पीएचडी था। और उस समय प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, बहुत काम था, नगर का पूरा परिवर्तन करने का संकल्प कर रखा था, किया भी उन्होंने। तो प्राइवेट परीक्षा देने वो आते थे, और मेरे निवास पर, ये अपने जिन दो मित्रों की बात कर रहे हैं, उनमें एक डॉक्टर रवि सोलंकी, डॉक्टर, उनको ही मैंने पीएचडी करवाया मेरे साथियों के साथ। और इत्तेफाक ये है कि रवि सोलंकी की पीएचडी आपकी भूमिका पर है। क्या बात है जी। विकास प्राधिकरण के रोल पर उनकी पीएचडी थी, किस तरह से विकास प्राधिकरण ने डेवलप किया। और आपको जो पीएचडी टॉपिक दिया था उसका रिजल्ट वही रहा जो साल चुनाव का रिजल्ट था। सुबह उठ के पढ़ने की उनकी आदत है। आप सोचिए, और मैं जानता हूँ जिससे बीएससी किया उसमें कहीं ना कहीं टैलेंट होगा। साइंस में 5% 6% रिजल्ट आता है, तो साइंस ग्रेजुएट थे वो। और साइंस ग्रेजुएट क्योंकि बहुत आसान था कि वो और पूरी निष्ठा से करते थे। परीक्षा देने जब आते थे तो जो इन्विजिलेटर होते थे उनको लगता था ये पॉलिटिकल आदमी इतने कैसे लिख रहा है, छीनना पड़ती थी कॉपी हाथ में से इनको। तो वो एक जुनून था। तो इस तरीके का जुनून चाहिए। एक मिनट सर, तो अभी आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपके गुरुओं को आप सम्मान करिए, सरस्वती होना चाहिए। कैसे सम्मान करना है उसका एक हम पेश करेंगे। आई सर, आप ये छात्रों को बताइए कि अपने गुरुओं का कैसे सम्मान करना चाहिए। अरे यार, गोपाल सर ने कहा कि साइंस का जो छात्र होता है, साइंस की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है, साथ में राजनीति भी करें और कठिन साइंस की कैसे करें। तो हमारे साथ डॉक्टर रमाकांत नागर जी हैं जिन्होंने सर को केमिस्ट्री पढ़ाई, डॉक्टर साहब को। तो मैं रमाकांत नागर जी को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैं एक सवाल, एक बस एक छोटा सा सवाल कि जो केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किस तरीके के प्रैक्टिकल करते थे? केमिस्ट्री वाले ही करते थे कि राजनीति वाले प्रैक्टिकल करते थे वहाँ पे? सबसे पहले मैं थोड़ा हट के ही बोल देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपके आईबीसी चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिसने अपने हिसाब से बड़ा अनूठा कार्यक्रम इस देश में प्रारंभ किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब जहाँ तक आपने भाई मोहन यादव के बारे में पूछा है, तो अभी हमारे मंत्री महोदय ने एक बात कही थी, चिड़िया की आंख बनाने की शिक्षा सब विद्यार्थियों को दी थी। इन्होंने भी जीवन में पढ़ते वक्त चिड़िया की आंख ही बना के रखी।
मैं जो 8 साढ़े 8 बजे सो के उठा करता था, इनके कारण मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि इनको दिन में समय था नहीं पढ़ने के लिए, अन्य गतिविधियां इनके पास थी। मेरे प्रिय छात्र थे, मुझे उठना पड़ता था। सुबह 6 बजे उठ करके ये पढ़ पढ़ा के 7 साढ़े 7 बजे बाहर चले जाते थे। तो देखिए बच्चों, कितने मैंने पहले ही कहा था कि इनसे अच्छा मॉडल डॉक्टर मोहन यादव से कोई हो नहीं सकता, कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से डिग्री हासिल की और राजनीति के भी इस शिखर पर पहुंचे हैं। वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगी प्रकृति पवार, जरा जल्दी पूछें। हाँ, आपका सवाल। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप कभी अपने स्कूल में मॉनिटर बने हैं? क्योंकि अभी तो आप मध्य प्रदेश के मॉनिटर हैं। एंड स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? आप कभी अपनी क्लास में मॉनिटर बने? क्योंकि इस समय आप प्रदेश के मॉनिटर हैं। और फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? बेटा, मैं मॉनिटर तो नहीं बना, लेकिन फर्स्ट ईयर में आते ही जॉइंट सेक्रेटरी बना था चुनाव लड़के। तो ये मुझे इस बात का जरूर एहसास भी है। फर्स्ट ईयर 1982 में मैं साइंस कॉलेज में आया और आकर के चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ते ही चुनाव जीत करके जॉइंट सेक्रेटरी बना। और ये मॉनिटरों का चुनाव होता है, लेकिन वो थोड़ा छोटा चुनाव होता है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ रोचक बात जरूर बता देता हूँ। उसके पहले हमारी विद्यार्थी परिषद साइंस कॉलेज में 10 साल पहले जीती नहीं थी कभी, लेकिन जीतने के बाद जब उस समय हमारी पीएमटी चलती थी मेडिकल के एडमिशन के लिए, तो मैंने पीएमटी दी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरी पार्टी वालों ने बाद में आया करे तुम कहाँ फंस गए चक्कर में, यहाँ तुमको चुनाव लड़ना सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट का, और तुम तो एमबीबीएस करने चले गए। तो मेरे को भी ध्यान में आया कि हाँ, कहाँ चक्कर में पड़े, छोड़ो एमबीबीएस, वापस चुनाव लड़ने साइंस कॉलेज में आए। ये जरूर एक बात मेरे सामने, क्योंकि चुनाव और एमबीबीएस थोड़ा सा मेरे को उस समय लगा कि सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट होंगे जरा अच्छा रहता है। अभी मैं जरूर वो जो अभी मेरी बात को रिलेटेड होगी, जिस बेटी से मैं कह रहा था, उन्होंने कहा मैं आईएएस बनूंगी। तो नेता बनने से आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो। एक अवसर मेरे साथ और आया था, चलो मैं बता ही देता हूँ। मेरे को बताने, मैंने एमपीपीएससी की सिलेक्शन के बाद के मित्रों के साथ बातचीत करते हुए दिया था। मेरे साथ एक मौका आया 87 में, कि उस समय के एक पीएससी के चेयरमैन थे, मैं कोई कारण से उनके घर पे था, उनके साथ भोजन करते करते उन्होंने कहा बेटा आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैंने बीएससी एलएलबी किया है। बोला आप एक काम करो, एमपीपीएससी दे दो तो मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा। और मैं उस समय मुश्किल से 25 साल का, एक आध साल आगे पीछे हुआ जी। मेरे मुंह से निकला कि सर धन्यवाद आपका, और आप मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनाओगे, मैं आईएएस मेरे हाथ के नीचे रखना चाहता हूँ, आप मेरे को कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो मेरे यहाँ। क्या बात। अब मैं बोल तो गया, और वो उनके घर में भोजन कर रहा हूँ, और वो बहुत बड़े आदमी है। मेरे को अंदर से बहुत शर्म आई। मैंने उनसे कहा सर माफ़ करना, मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मन में ऐसा आया नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों निकल गया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी वालों के ऊपर काम करूँगा। तो मुझे इसलिए बात बोल दी है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो वो तो हो गई, आई गई बात। मैं समझ सकता हूँ कि 87 की बात होगी, जब मैं 2003 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, तो अपर कलेक्टर स्तर के व्यक्ति मेरे सीईओ बने। कोई बात नहीं, मैं लगभग 2010 तक लगातार चेयरमैन रहा। लेकिन 11 में जैसे मैं एमपी टूरिज्म का चेयरमैन बना, तो वो सज्जन चेयरमैन थे जिनमें तो भूल गया वो बात को, उनको याद थी। सतना से चल के मेरे पास आए और मुझे बधाई दी। उस समय सीनियर आईएएस हमारे एमडी हुआ करते थे कि बेटा ये सही बात है, तुमने उस समय मेरे को बताया था और मेरे को याद थी। तो मैंने सोचा देखो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तो वास्तव में तुम्हारे हाथ के नीचे आईएएस काम कर रही है। 2011 की बात है, वो तब बधाई देने आए थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, परमात्मा की लीला है। लेकिन ऐसे मैंने सहज ये बात निकाली कि हमारे अपने टैलेंट का मतलब केवल किताबी ज्ञान के आधार पर हम डिग्री हासिल कर लें, केवल अंकों के आधार पर अपने आप को खुश हो लें, वो भी जरूरी है। अंकों से वर्तमान के संसार में आपकी एक पहचान बनी, लेकिन वो एक सीढ़ी है। इससे अगली सीढ़ी आपको साहसी बनाती, निर्भीक बनाती, और आपको जो बनना है आप उसी अवस्था में डिसाइड करो।
कि मेरे को ये बनना है और वो बन के दिखाओ, और अहंकार मत करो, लेकिन उस सामर्थ्य से डरो भी मत, निर्भीकता के साथ। मैंने उदाहरण दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी आंखों पे चश्मा लगा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जीवन अगर पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चश्मा क्यों लगा। वो इतने बहादुर थे, उन्होंने कहा ये सूरज सबको दिखाता आंखें, मैं इसको आंखों दिखाता हूँ। अब वो उनकी उम्र लड़कपन की थी, लेकिन कोई बात नहीं, उनको आंखों में चश्मा इस कारण से लगा कि वो सूर्य देवता से आंख मिला रहे थे। तो ये हमारे लिए आदर्श तो यही हो सकते हैं ना। मैं ये नहीं कहता आप मिलाने लग जाना, लेकिन ये एहसास तो होता है उनके अंदर का जो जीवटता है, ये हमको एहसास कराती। मेरी संकट ये है कि मेरे दूसरे कार्यक्रम है। जी सर, तो एक लास्ट कि आप बड़े सपने देखें और सोचें उसके बारे में, बोले भी, क्या पता आपकी जी पर उस समय सरस्वती बैठी हो, जैसे कि मुख्यमंत्री जी की बैठी थी और उनके नीचे आईएएस काम किए। बस एक लास्ट सवाल मैं लेना चाहूंगा सोनिया देवड़ा जो हैं उनसे। लास्ट मैं सीएम सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आने वाली 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस तरह गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और आपके जो फेवरेट गुरु कौन है। आप गुरु पूर्णिमा के बारे कैसे मनाते हैं और आपके फेवरेट गुरु कौन है? ये संकट में मत डालो बेटा, ठीक रहेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे मूलतः 5 गुरु होते हैं। पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं उनका दायरा बड़ा है, लेकिन वो सब गुरु हैं। चौथा, हमको अपने मन के उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के लिए आध्यात्मिक में जाने की इच्छा हो तो उनकी दीक्षा मिलती, वो चौथा है। लेकिन एक गुरु आपने सबने बना रखा है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो गुरु कौन है? किस किस ने बनाया बताओ जरा। सबने। मैं गारंटी दे सकता आपने सबने बनाया। वो 5वां गुरु है आईना, जो आप रोज देखते हो अपने आंखों के सामने। वो आईना आपकी सच्चाई बताता है, बाहर की सुंदरता भी दिखाता है और अंदर कितने आप पानी में हो ये भी बताता है। दिन प्रतिदिन बदलता शरीर, दिन प्रतिदिन आपकी अवस्थाओं में आने वाले बदलाव, और ऐसे में आप अपने जीवन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने लायक आप बने हो कि नहीं बने हो। ये बाह्य सौंदर्य के चक्कर के बजाय आंतरिक सौंदर्य को जीवन जीने के लिए भी वो प्रेरित करता है। और कई बार मन में आपको लगता है, कई बार हमको लगता है आईना तो सही बता रहा है, लेकिन आप अपने आड़े टेढ़े जो उठने वाले प्रश्न है उससे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं ये ठीक है, ये तो सब ऐसे ही कर रहा है, चलो ये बढ़िया हो गया, ठीक है। लेकिन असली अर्थ में आईना हमको सच्चा गुरु है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज की जनरेशन के एक गुरु गूगल भी हैं, लेकिन जो आपने बताया वो ज़्यादा बेहतर गुरु है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से जवाब दिए।